Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the news analysis for 24th of January 2022. First of all, let's understand what all news we have to discuss today. Now, the first news is very important that for the first time, जो INSACOG नाम की जो body है, it has actually sent a notice कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर आ चुका है. इसका मतलब क्या है? देखिए इससे पहले आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली ये नोटिफाई किया है दैट वी आर ऑफिशियली इनटू द थर्ड वेव. राइट, इंडिया इज ऑफिशियली इन द थर्ड वेव और बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण हम थर्ड वेव के अंदर है. नाउ रिसेंटली INSACOG जो है उसने ये बोला है कि थर्ड वेव में तो हम हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे कंट्री के अंदर ओमिक्रॉन जो है ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में आ चुका है. ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ट्यून दैट इज कॉल्ड एज अबाइड विद मी. नाउ पिछले 2 दिनों के अंदर आपने इसके बारे में काफी न्यूज सुना होगा दैट अबाइड विद मी जो ट्यून है उसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटा दिया गया है. नाउ इसमें हमें कुछ मल्टीपल चीजें समझनी है. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ट्यून? सेकंड चीज, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती क्या है, और थर्ड हम आरडी परेड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है साउथ बंगाल के पार्ट में. देखिए बंगाल वाला पार्ट जो एक ऐसा पार्ट है जहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर मैन और जो एलिफेंट है उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखा गया है. और एक्चुअली एलिफेंट की पॉपुलेशन कम होने के बावजूद यहां पर सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स की जो डेथ होती है इंडिया के अंदर वो मतलब उन टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आता है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ होती है एलिफेंट्स की. ठीक है, एंड फोर्थ वी हैव टू टॉक अबाउट कि गुजरात जो है उसने जो गुजरात का इस बार का जो टेब्लू है जो कि वो आरडी परेड के अंदर जो अपनी झांकी दिखाने वाला है उसके अंदर एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू शो अ न्यू इवेंट दैट इज कॉल्ड एज सबरकंथा मैसेकर. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सबरकंथा मैसेकर. अगर आप इस पर्टिकुलर इवेंट को नहीं जानते हैं तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस बार के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 चीजों के कारण. फर्स्ट देखिए 1922 में एक इंसिडेंट होता है इंडिया के अंदर. ठीक है, जिस मतलब इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को बोला जाता है सबरकंथा मैसेकर. और अभी आप देखिए 2022 आ चुका है यानी कि एग्जैक्टली 100 साल हो चुके हैं. ठीक है, एग्जैक्टली 100 साल हो गए. तो पहला इवेंट तो ये हो गया. और सेकंड चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम गुजरात इस चीज को टेब्लू के फॉर्म में यूज कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि गुजरात इसको आरडी परेड के अंदर झांकी के अंदर यूज कर रहा है. इसका मतलब है इस चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है. इन दोनों ही फैक्टर्स के कारण ये पर्टिकुलर इवेंट हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और प्री के साथ साथ आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हम इन 4 पॉइंट जो 4 न्यूज है हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट ओमिक्रॉन. और ओमिक्रॉन रिसेंटली कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में जा चुका है ऐसा INSACOG ने बोला है. तो कॉन्टेक्स्ट आप समझिए कि जो INSACOG है उसने ये बोला है कि ओमिक्रॉन ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में जा चुका है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन? अगर आप सीधे शब्दों में समझेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि अब ये हमारी कम्युनिटी में इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है कि अब हमें किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को रोकने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स ही अब एक दूसरे के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है. सीधे शब्दों में दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी ट्रांसमिशन. ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वही आपस में मतलब उनसे ही जो ये पर्टिकुलर वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी ओमिक्रॉन जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में जा चुका है जहां पर कुछ मेट्रो सिटीज जो है जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सब एरियाज में ऑलरेडी एक डोमिनेंट एक टाइप के डोमिनेंट वेरिएंट की तरह यहां पर सामने आए हैं. ठीक है, और यहां पर जो केसेस है ओमिक्रॉन वेरिएंट के दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं. अब अगर आप INSACOG की बात करेंगे, आपको याद होगा हमने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है. INSACOG देखिए एक ऐसी बॉडी है जिसको 2 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने साथ में मिलकर बनाया था. फर्स्ट वाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सेकंड इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक जो कि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही पार्ट है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का पार्ट है. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो दोनों ही साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया था INSACOG, जिसके अंदर टोटल 38 लैबोरेटरीज हैं. मतलब जो हमारी इंडिया है, इंडिया के 38 डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड लैबोरेटरीज, ठीक है, वो सब साथ में मिलकर उन्होंने INSACOG नाम की बॉडी बनाई है जहां पर इन सारे लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट, ठीक है, इन सारे जितने भी लैब्स हैं उनके इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट चीजें जो है वो एक साथ कंबाइन करके एक जगह पर रखे गए हैं ताकि जो कोविड जो 2 का वायरस है उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन अगर होता है, कोई भी जीनोमिक वेरिएशंस होते हैं, उसको पता लगाने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया. तो आप समझ गए INSACOG का सीधा सा काम यहां पर एक है. देखिए इसका सिर्फ एक ही काम है. इसका काम यह है कि ओमिक्रॉन या फिर कोविड जो है, एक्चुअली कोविड अगर अपने अंदर कोई भी म्यूटेशन लाता है उस म्यूटेशन को पता करना. क्या इंडिया के अंदर जो कोविड आ रहा है क्या वो वही कोविड है जो कि अभी तक चलता आ रहा है या फिर कोई नया वेरिएंट आया है? इस चीज का पता करने का जो मेन काम है इंडिया के अंदर जो मेन बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज INSACOG. ठीक है, अब देखिए इसने रिसेंटली स्टेटमेंट ये दिया है कि ऑल्दो जितने भी ओमिक्रॉन केसेस इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ऑल्दो वो सारे के सारे असिम्प्टोमेटिक है, फिर माइल्ड केसेस है, मतलब उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, बट इसके बावजूद हमारे जो हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं और जो हमारे आईसीयू के केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. एंड दिस इज द थिंग दैट वी शुड वरी अबाउट. ठीक है, इसके कारण हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब इंक्रीज हो गई है. इसी कारण INSACOG ने बोला है कि थ्रेट लेवल को अभी भी हम अनचेंज रख रहे हैं. इसका मतलब क्या है? उन्होंने थ्रेट लेवल को रिड्यूस नहीं किया है. उन्होंने ये चीज नहीं बोला है कि जो थ्रेट लेवल है वो काफी रिड्यूस हो गया है बिकॉज
ऑब्वियसली ये असिम्टोमेटिक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नंबर ऑफ पीपल जो आईसीयू के अंदर भर्ती हो चुके हैं ओमिक्रॉन के कारण, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑल्दो इसकी सिवियरिटी कम होने के बावजूद भी काफी ज्यादा लोगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आपको इसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ओमिक्रॉन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। इससे हमेशा बच के रहना है। नाउ रिसेंटली देखिए एक नया कोविड वेरिएंट यहाँ पर इमर्ज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज B.1.640.2। आपको ध्यान रखना है, दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज कॉल्ड एज ISU वेरिएंट, ठीक है। इस ISU वेरिएंट को यहाँ पर फ्रांस के अंदर सबसे पहले पाया गया है, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर ये पाया गया है, बट ये इंडिया के अंदर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब इंडिया के अंदर अभी एक भी इसका केस नहीं आया है। सेकंड चीज, ये बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया गया है बाय WHO, ठीक है। ये चीज देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी पर्टिकुलर वायरस वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या फिर नहीं है, उसको डिक्लेयर कौन करता है? हमेशा WHO करता है। इंडिया या फिर कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इसको डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है। बट इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के पास यहाँ पर इम्यून एस्केप पोटेंशियल है ना, कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को पूरी तरीके से एस्केप करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, डिस्पाइट अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी है उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर ओमिक्रॉन हो सकता है ना। सेम यहां पर जो है B.1.640.2, ये जो न्यू वेरिएंट मिला जो फ्रांस के अंदर, उसके पास भी ये सेम प्रॉपर्टी है कि ये भी हमारी बॉडी के अंदर घुस सकता है, मतलब इसके पास भी इम्यून एस्केप की पोटेंशियल है, ठीक है। आपको चीज ध्यान रखना है, बट इंडिया के अंदर अब इसका एक भी केस नहीं आया है। नाउ इंडिया के अंदर जो न्यू एक वेरिएंट आया है, दैट इज कॉल्ड एज BA.2 लीनिएज। नाउ BA.2 की बात करेंगे, जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक्चुअली एक सब लीनिएज आप कह सकते हैं उसको, मतलब उसी का एक नया म्यूटेशन हुआ है, ओमिक्रॉन के अंदर एक नया म्यूटेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज BA.2, और ये इंडिया के अंदर काफी डिफरेंट सिटीज में देखा जा रहा है, ठीक है। और देखिए सबसे ज्यादा जो केसेस जो BA.2 यानी कि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उसके आ रहे हैं, दैट इज इन यूके, जो इंग्लैंड वाला पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बट इंडिया का जो बेसिकली कोलकाता वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, वहां पर भी काफी ज्यादा केसेस BA.2 के ऑलरेडी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज के लिए भी यहां पर बच के रहना है, इस पर्टिकुलर या फिर किसी भी न्यू टाइप के म्यूटेशन को, किसी भी न्यू टाइप के वेरिएंट को यहां पर हमें इंक्रीज नहीं होने देना है। सेकंड चीज आपको ध्यान होगा, ओमिक्रॉन के बारे में हमने बहुत बार बात की है, जब भी आपको ओमिक्रॉन ध्यान है और जब भी आपको ओमिक्रॉन के बारे में कोई कुछ भी पूछे, तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज एस जीन ड्रॉप आउट केस। एस जीन ड्रॉप आउट आपको याद है, ओमिक्रॉन वेरिएंट और एक नोवेल कोविड वायरस जो है, जो ओरिजिनल कोविड था और ओमिक्रॉन के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, नोवेल कोविड के अंदर जो डिफरेंट जीन्स है उसके अंदर एक एस जीन भी है, और ये एस जीन जो है वो ओमिक्रॉन के अंदर मिसिंग है, ठीक है। सेम यहां पर BA.2 के अंदर भी ये पर्टिकुलर एस जीन जो है ये मिसिंग है, ठीक है। इसलिए ये पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कि एक पर्सन जो है वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है या फिर BA.2 से मतलब अफेक्टेड है। दोनों बीच में अभी भी डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो रहा है। हर एक केस को यहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए इंसाकॉग के पास भेजा जा रहा है, उसके बाद ही पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमारे जो डिफरेंट ICMR है, हमारे जो WHO है, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन सब ने क्या किया, साथ में मिलकर एक ऐसे टेस्ट बना रखे हैं, स्पेशली PCR टेस्ट। व्हाट इज PCR? PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। PCR टेस्ट जो होते हैं उसका बेसिकली मतलब उन्होंने इस तरीके से PCR टेस्ट को बना रखा है ऑलरेडी कि ओमिक्रॉन का कोई भी अगर लीनिएजेस आएगा, यानी कि ओमिक्रॉन का कोई भी वेरिएंट आएगा, उसको हम इजीली उसको ढूंढ सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं और हर एक के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, BA.2 ऑल्दो एक नया वेरिएंट की तरह आया हुआ है, कोविड का मतलब ओमिक्रॉन का एक न्यू सब वेरिएंट की तरह आया है, बट इसका टाइप से टेस्टिंग वो जो है ना वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है और इसमें कोई अलर्ट होने की बात नहीं है। दिस इज टोटली मतलब हमारे कंट्रोल के अंदर है ना। जिस तरीके से ओमिक्रॉन के अंदर एसजीन ड्रॉप आउट केस था, सेम उसी तरीके का वेरिएशन यहाँ पर BA.2 के अंदर देखा जा रहा है। तो ये चीज भी रिसेंटली इंसाकॉग ने बताया ना। अगर आप इंसाकॉग की बात करेंगे तो अराउंड एक हफ्ते पहले इंसाकॉग ने ये चीज बताई थी कि ओमिक्रॉन जो है ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर आ चुका है, और अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि दिल्ली और मुंबई के अंदर भी इसका डोमिनेंटली ये बहुत ही ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गया है। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर यह पूरी तरीके से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है, डोमिनेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा था, बट इस चीज को रिप्लेस करके अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन जो है अब वो इंटरनल ट्रांसमिशन के थ्रू फैल रहा है, मतलब कि अब इसे फैलने के लिए फॉरेनर जो ट्रैवलर्स हैं उनको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैवलर्स कोई बाहर से आएगा, साउथ अफ्रीका के रीजन से आएगा तभी हमारे अंदर फैलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा जब ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, हमने साउथ अफ्रीका और आसपास के जितने भी एरियाज थे उनसे फ्लाइट वगैरह बंद कर दिए थे और रिड्यूस कर दिए थे। क्यों ऐसा किया गया था? बिकॉज जितने भी लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके आ रहे थे उनसे माना जा रहा था कि उनकी बॉडी के अंदर ओमिक्रॉन है, उसके कारण वो चीज फैल रहा है। बट यहां पर देखा जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि अब वो हमारी जो खुद की कम्युनिटी है उसके अंदर ये मतलब फैल चुका है और उसके ही थ्रू मतलब हमारे ही लोगों के थ्रू अब ये
इंटरनली ये हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो अभी हमें मतलब फॉरेनर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उनसे ही फैलेगा, हमारे खुद के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर से भी ये फैलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंसाकॉग ने कुछ रिवाइज्ड सैम्पलिंग और सीक्वेंसिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई है, जहां पर कुछ चीजों को ड्रॉप किया गया। आपको याद होगा पहले ऐसा बोला गया था जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे सबको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, 7 दिनों का उनको प्रॉपर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद फिर से चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर से 7 डेज का उनको होम आइसोलेशन लेना होगा। ये सब चीजें फिलहाल ड्रॉप करके एक न्यू यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई गई है। जब ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बाहर आएगी तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। अब देखिए, इसके अलावा जैसा हमें पता है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर केसेस जो है वो असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि माइल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर केसेस नहीं है। और लेकिन देखिए, आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में देखिए नवंबर, आई गेस 24 नवंबर वो डेट था जिस दिन ओमिक्रॉन का वेरिएंट पहली बार डिक्लेयर हुआ था, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर मतलब पाया गया था। ठीक है, तो 24 नवंबर से हमने जो जितने भी लोगों को स्क्रीनिंग करनी स्टार्ट की, मतलब पता करना स्टार्ट किया, चेक करना स्टार्ट किया, दे वर एक्चुअली सारे के सारे ट्रैवलर्स हु वर वैक्सीनेटेड। ठीक है, मतलब हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स में चेक कर रहे थे सिर्फ कि क्या उन्हें ओमिक्रॉन है या फिर नहीं। तो इनके अंदर जो हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि ज्यादा सिवियर केस नहीं आ रहे, मतलब जितने भी केसेस हैं वो असिम्प्टोमेटिक है फिर माइल्ड केसेस हैं, राइट। लेकिन अगर ध्यान देखिए तो ये सारे के सारे लोग वैक्सीनेटेड थे, राइट। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड है और दे आर इन वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्पेशली जो बच्चे हैं लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। आपको याद होगा 14 से मतलब जो 15 से लेकर जो 17 वाले एज थे उनके लिए तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, बट द पॉइंट इज कि 14 और 14 से नीचे वाले जितने भी बच्चे थे उनका अभी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको अभी भी अनाउंस नहीं किया। इसका मतलब है दे आर स्टिल वल्नरेबल, इनको अभी भी कोई भी कोविड का वैक्सीन नहीं दिया गया है। तो सोचिए, उस टाइम हमने चेक किया था सिर्फ वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को, बट मतलब जब हमने वैक्सीनेटेड चेक किया तो हमें मालूम चला कि ये चीज बहुत ही माइल्ड है, असिम्प्टोमेटिक है। बट अगर ध्यान से सोचे तो हमने अनवैक्सीनेटेड का तो बहुत ज्यादा चेक किया ही नहीं ना, बिकॉज हम पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे सिर्फ उनका ही चेक कर रहे थे। तो क्या पता, मतलब जो इंसाक हो गया उनका ये कहना है कि इनिशियल जो हमने जब चेक करना स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को चेक किया था, तो इसीलिए हम ये चीज नहीं बोल सकते कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज हो सकता है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा हो। बिकॉज फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके केसेस की मतलब जिनकी जो तबियत है लगातार ज्यादा खराब हो रही है, सिवियरिटी इंक्रीज हो रही है, और सेकंड चीज लगातार उनके बॉडी के अंदर इतने ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं कि उनको आईसीयू के अंदर भर्ती करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं फैल रहा है और सिवियरिटी कॉज कर रहा है, बट अब किसके अंदर कर रहा है ये एग्जैक्टली में मालूम नहीं चल रहा है, बट ये सिवियरिटी कॉज कर रहा है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसलिए इंसाकॉग ने बोला है कि जो थ्रेट लेवल है हमारा इट इज स्टिल हाई, और अभी भी हमें कॉन्स्टेंटली विजिलेंट होने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें इससे अभी भी बचने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड के अंदर आ चुका है। तो इसके लिए दो हमारे पास सिंपल वेज है। पहला है कि जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, यूजिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स, ये सबको हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और सेकंड चीज, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराना है। इफ हम जो है मतलब जो हम लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, हमें जल्दी से जल्दी दो डोज कंप्लीट कराना चाहिए, और जितने वो सारे लोग हैं जो कि 60+ है, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, उन सबको जल्दी से जल्दी अपना बूस्टर डोज भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट ना हो, आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर ट्यून दैट इज कॉल्ड एज अबाइड विद मी। नाउ अबाइड विद मी को क्या हुआ है, रिसेंटली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम समझेंगे एक्जैक्टली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होता है, बट उससे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो अबाइड विद मी जो ट्यून था वो महात्मा गांधी का फेवरेट ट्यून इसको बोला जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी लगातार इस चीज को मतलब बहुत ही पॉपुलराइज करते थे, काफी ज्यादा सुनते थे, इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्यून को 1950 के बाद लगातार हमेशा ही हमारे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अंदर यूज किया मतलब जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे अभी मतलब 2022 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अबाइड विद मी नहीं बजने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबाइड विद मी ट्यून जो है वो हमारे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अंदर ना बने। ओके, तो आप समझ गए कि एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारा अबाइड विद मी जो हिम था, यानी कि जो सॉन्ग था, उस चीज को रिसेंटली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। रीजन, जब इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया ऑपोजिशन ने और डिफरेंट एक्सपर्ट्स वगैरह ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला दैट वी आर इनटू द 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी एंड वी आर इनटू 2022, तो ऑब्वियसली हम 75th ईयर्स मतलब 75th ईयर के अंदर है। तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि 75th ईयर के अंदर हम चाहते हैं कि जितनी भी ट्यून्स यहां पर बजे सबके सब इंडियन ट्यून्स हो। नाउ आपको नाम से पता चल रहा होगा, अबाइड विद मी इज नॉट इंडियन ट्यून, ये बेसिकली एक टाइप का ब्रिटिशर्स का ट्यून आप कह सकते हैं। ठीक है, वो इंग्लैंड का ट्यून है, एक टाइप का इंग्लिश ट्यून है। इस चीज को हटाकर यहाँ पर इंडियन ट्यून्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की जाएगी, इसलिए बोला गया है कि ज्यादातर जो ट्यून्स है वो इंडियन होनी चाहिए, इसलिए हमने अबाइड विद मी को फिलहाल के लिए हटा लिया गया है और इसको रिप्लेस किया गया है। इसके बदले में कौन सी ट्यून बजाई जाएगी, दैट विल बी ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, दिस पर्टिकुलर ट्यून विल बी मतलब इसको बजाया जाएगा अबाइड विद मी को हटा करके। ठीक है, ये जो ऐ मेरे वतन के लोगों जो ट्यून है, दिस इज आपने सुना होगा, ये एक टाइप का सॉन्ग है, इसी सॉन्ग के ऊपर यहाँ पर ट्यून बजाया जाएगा। ये एक टाइप का इंडियन ट्यून है और इट एक्चुअली पेज रिस्पेक्ट
टू ऑल दोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स। सारे सोल्जर्स जो हैं उनको एक्चुअली सल्यूट करता है ये पर्टिकुलर ट्यून, इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्यून को यहाँ पर चूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज ये भी बोला है कि धीरे धीरे हम जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, जो कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर काफी दिनों से थे, अराउंड 200 ईयर्स तक हम ब्रिटिशर्स के गुलाम के साइड मतलब टाइप रहे हैं, गुलाम की तरह रहे हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा कॉलोनियल लेगेसीज जो है जिसको हम अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, बट धीरे धीरे उन सब चीजों को फेज आउट करना जरूरी है, उन सब चीजों से हम बाहर निकलना जरूरी है, हर चीज का इंडियनाइजेशन करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं। प्रोज ऑब्वियसली ये होगा कि हम हर चीज से साइड होके मतलब हम एक टाइप के इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर जितने भी कॉलोनियल लेगेसीज हैं हम उनसे साइड होने की कोशिश कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कॉन्स देखिए, कॉन्स भी एक दो हो सकती हैं। कॉन्स इन द सेंस आप देखिए अब ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि जस्ट बिकॉज ये एक पर्टिकुलर ट्यून ब्रिटिशर ट्यून है इसलिए हमने इसको हटा दिया है, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, मतलब बेसिकली एक टाइप का इंग्लिश ट्यून है जो आज तक के एक टाइप का और हमने एक लेगेसी की तरह इसको फॉलो कर रहे थे, बट इस लेगेसी को हमने पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, तो ये टाइप के कॉन्स हो सकते हैं, तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पर सोच सकते हैं, अच्छी और बुरी चीजें। अब बोला गया है कि जितने भी ट्यून्स ऐसे जो कि कॉलोनियल पास्ट से रिलेट करते हैं उन सब चीजों को हम हटा करके जितने भी इंडियन ट्यून्स हैं उसके साथ हम एक डीपर कनेक्शन लगाना चाहते हैं, इसलिए इस चीज को हटाया गया है। और सेकंड चीज एक ये भी बोला गया है, एक गवर्नमेंट ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जो ये पर्टिकुलर ट्यून है अबाइड विद मी, ये एक बहुत ही पॉपुलर मिलिट्री ट्यून है, बट इसके लिरिक्स जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, इस चीज के लिए भी इस चीज को हटा दिया गया यहाँ पर। नाउ आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए बीटिंग रिट्रीट का सीधा सा मतलब है कि ये रिपब्लिक डे जो जितने भी फेस्टिविटीज है ना उसको एंड करने का एक टाइप का एक ऐसी सेरेमनी है कि जब आरडी परेड हमारा एंड होता है ना उस चीज को ये सिग्निफाई करता है। देखिए 26 जनवरी को हमारा ये स्टार्ट होता है और 29 जनवरी तक एक्चुअली हमारा रिपब्लिक डे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 3 दिनों तक। तो जो 29 जनवरी का जो इवनिंग होता है, जो लास्ट डे होता है, उस दिन ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसको मतलब वो किया जाता है। ठीक है, इसको मनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि एंटायर आरडी परेड जो होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाती है। आपको ध्यान होगा हमने इसको 3-4 दिन पहले इसको प्रॉपर्ली समझा था। आरडी परेड सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होता है, इसीलिए जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है ये भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन डी, वही इस चीज को कंडक्ट करवाता है। इस पर्टिकुलर सेरेमनी के अंदर क्या होता है, जो बैंड्स हैं, बैंड कॉन्टिजेंट्स होते हैं, वो 3 डिफरेंट हमारी जो मिलिट्री है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के बैंड्स यहां पर आते हैं और तीनों यहां पर एक साथ में मिलकर एक सिंगल ट्यून को बजाते हैं। इसके अलावा आर्मी की जो पाइप बैंड होती है वो भी आती है, साथ में जो हमारा सीएपीएफ है और जो दिल्ली पुलिस है, इन सबके बैंड्स यहां पर आते हैं और एक साथ में मिलकर सिंगल ट्यून को बजाते हैं। ठीक है, तो दैट एक्चुअली शोज इंटेग्रिटी, दैट एक्चुअली शोज हमारा फ्रेटर्निटीज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और जो हमारा जो ब्रदरहुड है उन सब चीजों को यहां पर इंक्रीज करने का काम करता है ये चीज। अब ये होता है कहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये होता है हमेशा रेजिना हिल्स के ऊपर। ठीक है, रेजिना हिल्स वो प्लेस है जहां पर एक्चुअली प्रेसिडेंट्स हाउस है। ठीक है, जहां पर जितने भी पीएमओ का जो ऑफिस है और जहां पर जितने भी हमारे जो सेक्रेटेरिएट के जितने भी ऑफिस है वो सारे के सारे रेजिना हिल्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। देखिए रेजिना हिल्स, देखिए यहां पर अगर रेजिना हिल्स है उसके जस्ट सामने अगर देखेंगे वहां पर विजय चौक प्रेजेंट है। ठीक है, इसी विजय चौक पे एक्चुअली ये पर्टिकुलर चीज होता है। ठीक है, इसके पास में राष्ट्रपति भवन भी है, इसी के पास में राष्ट्रपति भी है, इन सबके आसपास में ही ये पर्टिकुलर चीज हो रहा होता है। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि एक्जैक्टली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट कब हुआ था। अगर आप हल्के से पीछे जाएंगे 1950s के टाइम में, जो हम पहली बार रिपब्लिक हुए थे, मतलब 1950 में जो हम रिपब्लिक हुए थे, तो उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ II जो थी उस टाइम में और उनके साथ में प्रिंस फिलिप जो थे वो पहली बार इंडिया आ रहे थे आफ्टर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, सो जिस टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ II थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहली बार इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बन जाता है तो उस टाइम पहली बार एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप दोनों इंडिया के अंदर आते हैं। जब आते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम जो थे वो क्या करते हैं, मतलब वो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर विजिट को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर जो कि उस टाइम काफी हाई रैंकिंग ऑफिसर हुआ करते थे, मेजर जीए रॉबर्ट्स। ठीक है, इनको बुलाते हैं और इस रॉबर्ट्स को बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि जो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इवेंटफुल हो, ताकि जो एलिजाबेथ की विजिट है वो बहुत ही स्पेशल हो जाए। ठीक है, बहुत ही मेमोरेबल हो जाए। तो इस चीज के लिए जो रॉबर्ट्स थे वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनके ऑनर में एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किया जाएगा और इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में एक्चुअली क्या होगा, जितनी भी ट्यून्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्यून्स हैं, उनको हमेशा प्ले किया जाएगा ताकि बेसिकली मतलब जब वो जा रही होंगी, जब एलिजाबेथ II और वो प्रिंस फिलिप जब वापस जा रहे होंगे तो उस टाइम में इस पर्टिकुलर चीज को प्ले किया जाएगा ताकि उनको एक प्रॉपर वेलकम मिल सके। ठीक है, तो इस चीज में क्या होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही उस टाइम में जो है उनका बैंड जो है वो तीनों एक साथ आएंगे और तीनों एक साथ इस चीज को बजाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर ट्यून को बजाएंगे जो एक्चुअली एक रिस्पेक्ट की तरह होगा क्वीन एलिजाबेथ II के लिए। ठीक है, और तब से 1950 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब से ये हमारी एक ऑफिशियल सेरेमनी बन गई है और हम अपना आरडी परेड जो है, जो हमारा रिपब्लिक डे परेड है, वो हमेशा इसी पर्टिकुलर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हमेशा एंड करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, कौन है हमारे हेड ऑफ द स्टेट, हमारे हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ सेकंड चीज है जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है, हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, सो जो हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट है वो इसके चीफ गेस्ट होते हैं और हर साल आपको ध्यान रखना है जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो चीफ गेस्ट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के
के ऑनर में हमेशा किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंफॉर्मेशन हम आरडी परेड के बारे में समझते हैं। इस साल 2022 के अंदर कोविड के कारण क्या हुआ है, नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा रिड्यूस किए गए हैं। इस बार सिर्फ 16 कॉन्टिजेंट्स इस बार मार्च करेंगे, जिसके अंदर टोटल 6 कॉन्टिजेंट्स आर्मी के होने वाले हैं, एक नेवी का, एक एयरफोर्स का, 8 हो गए। 4 कॉन्टिजेंट्स यहाँ पर सीपीएफ के होने वाले हैं, 12, 2 यहाँ पर एनसीसी के होने वाले हैं, एक दिल्ली पुलिस का और एक नेशनल सर्विस स्कीम का। दीज आर द 16 कॉन्टिजेंट्स। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट, जो मैक्सिमम कॉन्टिजेंट्स होते हैं वो हमेशा आर्मी से मूव करते हैं। ठीक है, इस बार भी आर्मी से टोटल 6 कॉन्टिजेंट्स है, बाकी सबके मतलब इससे कमी है। ठीक है, बाकी सबके। अब कोविड के कारण क्या हुआ है, देखिए हर साल क्या होता है, हर साल ऐसा होता है कि जो हमारा जो आरडी परेड है, देखिए दिस इज द एंटायर मैप आरडी परेड किस तरीके से मतलब मूव करता है। अगर देखेंगे, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज रेजिना हिल्स। ठीक है, इस प्लेस को कहते हैं रेजिना हिल्स, जहां पे प्रेसिडेंशियल पैलेस प्रेजेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन यानी कि वो प्रेजेंट है। राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने से यहीं पे विजय चौक प्रेजेंट है। विजय चौक से एक्चुअली ये पर्टिकुलर परेड स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए दिस इज विजय चौक, यहां से ये परेड स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए हमेशा यहाँ पर आपको ध्यान रखना, टोटल 5 यहाँ पर चेक पोस्ट होते हैं। 5 यानी जो थर्ड चेक पोस्ट होता है, वहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी चीफ डिग्नेटरीज होती है, हमेशा थर्ड चेक पोस्ट के बीच में बैठती है। वहां से यहां से ये बेसिकली यानी कि विजय चौक से ये पर्टिकुलर परेड स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन राजपथ। दिस एंटायर प्लेस इज कॉल्ड एज राजपथ। ये राजपथ यानी कि रेजिना हिल से लेकर के जो इंडिया गेट वाला पार्ट है, दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज राजपथ। वो जो लाइन है, वो जो मतलब रोड है, उसे राजपथ कहते हैं। इसी राजपथ पे मार्च करते हुए सारे कॉन्टिजेंट्स निकलते हैं। ठीक है, इंडिया गेट पे ऑफिशियली ये जो 5 जो चेक पोस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर सेम जो हमारा मार्चिंग कॉन्टिजेंट होते हैं, वो यहां से निकलते हैं, तिलक मार्ग को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हुए प्रगति मैदान होते हुए, अंसारी रोड होते हुए रेड फोर्ट पे ये पर्टिकुलर मार्च पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। आई होप आप समझ गए कि राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होता है, यानी कि रेजिना हिल से स्टार्ट होता है। रेजिना हिल्स में भी टू बी स्पेसिफिक विजय चौक से स्टार्ट होता है एंड इट एक्चुअली एंड्स एट रेड फोर्ट। हर साल ऐसा होता है, बट 2022 के अंदर इस चीज को कम किया गया है। यहां पर क्या हुआ है, एक हमारा नेशनल स्टेडियम है। ठीक है, इसी पार्ट में इंडिया गेट के जस्ट आगे थोड़ा सा नेशनल स्टेडियम है। इसी नेशनल स्टेडियम के अंदर इस पर्टिकुलर साल, मतलब सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2022 के अंदर नेशनल स्टेडियम के अंदर इस पर्टिकुलर परेड को कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा बेसिकली। ठीक है, और ये रेड फोर्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। अब इसके अलावा कोविड के कारण क्या हुआ है, जो हमारे नंबर ऑफ मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स है, देखिए पहले हमने ये देखा था नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट्स वहां पे ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं। इसके अलावा हर एक कॉन्टिजेंट के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले हर साल यहाँ पर नंबर ऑफ 144 होते थे, मतलब 144 बंदे यहाँ पर मार्च करते थे। अब यहाँ पर एक कॉन्टिजेंट के अंदर सिर्फ 96 बंदे, यानी सिर्फ 100 बंदे के आसपास यहाँ पर मार्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ अटेंडीज होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ दर्शक जो वहां पर जाकर देख सकते हैं इस परेड को, उसको भी काफी रिड्यूस कर दिया गया है। कम ही यहाँ पर भीड़ मतलब लगाई जा रही है ताकि कोविड का यहाँ पर कोई भी खतरा ना हो। एट द परेड जो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, वो हर एक जो होती है अपनी पावर को यहाँ पर शो करती है, अपने वेपन्स को शो करती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि जो आर्मी है उसको एक न्यू यूनिफॉर्म मिला है, वो अपने न्यू कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म को यहाँ पे शो करेगी और डिफरेंट वेपन सिस्टम जो भी इनको मिला है ओवर द इयर्स, उन सब चीजों को आर्मी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा देखिए इस साल जो हमारा आरडी परेड होने वाला है, उसके जो डिफरेंट टेबल्स होने वाले हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए उसमें टोटल 11 टेबल्स तो स्टेट के होने वाले हैं। उसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सबका टेबल्स है। जो इंडियन नेवी का टेबलू है ना, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे प्रीलिम्स के लिए। क्यों? देखिए इंडियन नेवी का जो टेबलू है वो पहली बात तो आत्मनिर्भर भारत जो है हमारा, उस चीज को शो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो शो करता है इंडियन नेवी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसको शो करता है। तो ये टेक्निकली देख रहे हैं आप, नेवी का जो टेबलू है दो चीजों को शो करता है। टेबलू का मतलब झांकी। ठीक है, आप झांकी जो आप देखते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप टीवी पे परेड को देखते हैं तो आपको जो चीजें 26 जनवरी को जो परेड चलता है उसमें आप बीच में देखते होंगे काफी सारी झांकी चलती है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज टेबलू या फिर झांकी। अब देखिए जो नेवी का जो टेबलू है उसके दो पार्ट्स है। आपको ध्यान है हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि हर एक कॉन्टिजेंट जो होता है उसको दो पार्ट्स मिलते हैं, एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली। तो जो आगे वाला पार्ट है ना, वहां पर 1946 में आपको याद होगा नेवल म्यूटिनी हुई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, नेवल म्यूटिनी जो था दैट is actually said to be the final coffin in the जो ब्रिटिशर्स थे उनके रूल के अंदर एक फाइनल कॉफिन की तरह काम किया। तो जो नेवल म्यूटिनी 1946 में हुआ था ना, उस चीज को शो किया जा रहा है, उस चीज को यहाँ पर टेबलू में झांकी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। और सेकंड चीज जो पीछे वाला पार्ट है, यानी कि जो पीछे वाला जो जहां पर ट्रॉली है, वहां पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शो किया जा रहा है। स्पेशली 1983 से लेकर के 2021 तक हमने जितनी भी चीजें, जैसे आपको याद होगा आईएनएस विक्रांत हमने बनाई है, आईएनएस विशाखापट्टनम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, तो जितने भी चीजें हैं उन सबको यहाँ पर शो करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज व्हाई इंडियन नेवी का जो इस बार का टेबलू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसने 1946 का जो नेवल अपराइजिंग हुआ है उसको डायरेक्टली हम हमारे हॉट टॉपिक के न्यूज में डाल दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो आपको 1946 का जो हमारा जो नेवल म्यूटिनी हुआ था उसको आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द एलिफेंट कॉरिडोर्स, जो भी रिस्टोर करने की बात की जा रही है, स्पेशली साउथ बंगाल के पार्ट में।
मतलब क्या है, बंगाल के नीचे वाले पार्ट में। देखिए बंगाल की साउथर्न अगर आप पार्ट देखेंगे वहां पर जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो गया है। मतलब पहले जो पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था, अब क्या है, वो फॉरेस्ट मतलब टूट गया है, बिकॉज बहुत सारे एरिया का एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है, बहुत सारे एरिया पर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। उसके कारण फॉरेस्ट जो है वो पूरा एक कॉन्टिन्यूअस फॉरेस्ट का रेंज नहीं रहा, वो सब फ्रेगमेंटेड होकर पैची हो गया, मतलब छोटे छोटे फॉरेस्ट के लैंड्स बचे हैं। इससे क्या होता है, देखिए इन फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट्स रहते हैं, तो जब भी एलिफेंट्स को एक फॉरेस्ट एरिया से लेकर दूसरे फॉरेस्ट एरिया में जाना होता है तो अब वो बेसिकली खेतों के बीच से जाते हैं, वो कुछ विलेजेस के बीच से जाते हैं जो कि विलेजेस बीच में बन गए हैं। तो उसके कारण क्या होता है, मैन और एनिमल का इन्फ्लेक्ट जो है कि ह्यूमन का और एलिफेंट का जो इन्फेक्ट है वो लगातार बढ़ गया। सेकंड चीज, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एलिफेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैकीडर्म्स। ठीक है, आपको जब भी पैकीडर्म्स वर्ड आपको सामने आएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दीज आर एक्चुअली यूज फॉर एलिफेंट्स। अब तो इसके कारण क्या हुआ, देखिए ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऑब्वियसली एलिफेंट्स ह्यूमन पे हमला करेंगे और ह्यूमंस एलिफेंट पे हमला करेंगे। उसके कारण ह्यूमंस का भी लॉस हुआ यहाँ पर और बहुत सारे एलिफेंट्स भी मारे गए हैं। अब एट टाइम्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत बार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। नाउ नवंबर 2021 यानी कि अराउंड 3 महीने पहले क्या हुआ था, 50 एलिफेंट्स का एक ग्रुप जो था अराउंड बुर्दवान टाउन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है बंगाल के साउथ वाले पार्ट में, इसको हम थोड़ी देर में मैप में देखेंगे। तो बुर्दवान टाउन जो है वहां पर 50 एलिफेंट्स का एक झुंड वहां पर पहुंच गया था। उसके कारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ा, पूरे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं टाइप के कर्फ्यू टाइप, मतलब एक टाइप का सिचुएशन इंपोज करना पड़ा। दैट वाज नॉट एक्चुअली कर्फ्यू बट कर्फ्यू टाइप सिचुएशन था, जहां पर हर एक पर्सन को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया, ताकि एनिमल्स में और ह्यूमंस में, यानी कि एलिफेंट्स में और ह्यूमंस के अंदर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो और किसी की भी जान ना जाए। ठीक है, अगर आप पिछले 5 सालों का डेटा देखेंगे, जो कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है 2014 से लेकर 2019 के बीच में, अराउंड 2300 से ज्यादा यानी कि 2300 से ज्यादा ह्यूमंस की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है एलिफेंट अटैक में। और जिसके अंदर आप देखोगे तो अराउंड 403 जो वहां पर डेथ्स हुई है, दैट वर जस्ट इन वेस्ट बंगाल। मतलब पूरे इंडिया के अंदर अराउंड 2000 के आसपास ह्यूमन डेथ्स हुई है, उसमें से 400 के आसपास डेथ जो सिर्फ मतलब जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है सिर्फ यहीं पर हो रहा है। देखिए अब यहां पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है, या फिर एक्चुअली एनिमल कॉरिडोर क्या होता है, या फिर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है। ये सब के सब सेम ही टर्म्स है। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कर्नाटक वाले साइड का, कर्नाटक एंड केरला वाला साइड है, उसका मैंने एग्जांपल लिया है। अब मान लीजिए कि ये एक टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक है, ये एक टाइप का फॉरेस्ट है और ये भी एक टाइप का फॉरेस्ट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दिस एरिया जो आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट या फिर पैची फॉरेस्ट, जहां पर क्या है, देखिए जितना ग्रीन पार्ट है, जितना ग्रीन पोर्शन है वो तो फॉरेस्ट है, बट जो ये वाला जो नॉर्मल जो लैंड है, दे आर एक्चुअली जो विलेजेस बन गए हैं या फिर जो प्राइवेट लैंड है वो सब लैंड है। उसी कारण क्या होता है, जब भी मान लीजिए एक फॉरेस्ट, मान लीजिए कोई एक एलिफेंट है, एलिफेंट जस्ट सपोज कि यहां से लेकर यहां तक जाना चाहता है, तो जब वो ऐसे ट्रैवल करेगा ना, तो उसको इस विलेज के एरिया से या फिर प्राइवेट लैंड से ट्रैवल करना होगा, जिसके कारण जितने भी ह्यूमंस यहां पे रहते हैं उनका और जो एलिफेंट्स यहां से आ रहे हैं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और किसी न किसी की डेथ हो सकती है, प्रॉब्लम यहां पर कॉज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, जैसे ये एग्जांपल हम केरला का ले रहे हैं, तो केरला का जो यहां पर तिरुवल्ली जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो कर्नाटक के अंदर जो कुद्राकोटे रिजर्व फॉरेस्ट है, दोनों को यहां पर मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मर्ज इस तरीके से किया गया है कि इस एक पर्टिकुलर एरिया को चूज करके उस एरिया के अंदर जितने भी विलेजेस वगैरह थे उन सबको यहां पर हटा करके उस एरिया के अंदर ग्रीन प्लांट्स एंड जितने ट्रीज वगैरह थे उसको लगा दिए गए हैं, ताकि ये एक टाइप के कॉरिडोर की तरह काम करेगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, इसे कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। इसी एलिफेंट कॉरिडोर को रिस्टोर करने की बात की जा रही है। अगर आप यहां पर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स है, दे आर वेरी लेस, दैट इज सिर्फ 3% यहां पर जो लोग हैं, जो यहां पे रहते हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर जितने एलिफेंट्स है उसका 3% से कम पॉपुलेशन जो है यहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसके बावजूद जो डेथ काउंट है वो बहुत ज्यादा एलिफेंट्स के अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जैसा हमने अभी बात किया कि फॉरेस्ट लैंड जो है बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अब वहां की सबसे बड़ी जो नीड है वहां की, दैट इज कि हमारा जो ह्यूमन और जो एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है, उसको रिड्यूस करना है, ताकि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पर मतलब सॉल्व कर सकें। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। देखिए एलिफेंट ऐसा नहीं है कि एलिफेंट कॉरिडोर से यहाँ पे था ही नहीं, पहले यहाँ पर कॉरिडोर्स हुआ करते थे, बट कॉरिडोर के यहाँ पे ना होने के कारण, मतलब इस कॉरिडोर के टूटने के कारण, फॉरेस्ट के पैचीनेस आने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। नो, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है? देखिए अगर यहाँ पर पहले फॉरेस्ट था तो फिर ये मतलब फ्रेगमेंटेड कैसे हो गया? फ्रेगमेंटेड हो गया बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बहुत सारे फॉरेस्ट के रीजंस में क्या हुआ, पेड़ काट दिए लोगों ने और वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जब भी एलिफेंट्स उस एरिया से ट्रैवल करते हैं तो वो खेतों से निकलते हैं, तो किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनकी फसल खराब होती है, तो बदले में किसान अटैक करता है एलिफेंट्स के ऊपर। ठीक है, और बदले में फिर जो एलिफेंट्स है वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है।
सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का सीधा सा मतलब है जहां पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, जस्ट सपोज इस लैंड को आपने इस पर टाइप से डिवाइड कर दिया। जस्ट मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर लैंड और ये पर्टिकुलर लैंड फॉरेस्ट का पार्ट था पहले, ठीक है। अब देखिए जस्ट सपोज कि ये वाला पार्ट जो है, जिसकी मान लीजिए फार्मर ए का है और ये फार्मर बी का है, जब फार्मर ए और फार्मर बी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, साथ में मिलकर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री करेंगे, मतलब साथ में मिलकर हम एक साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रीज और प्लांट्स वगैरह को उगाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस फॉरेस्ट के साथ इस पर्टिकुलर एरिया को मर्ज कर दिया और इस फॉरेस्ट के साथ इन्होंने इस एरिया को मर्ज कर दिया। उस पूरे एरिया को उन्होंने एक साथ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की तरह उगाना स्टार्ट कर दिया। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का सीधा सा मतलब है कि आप वहां पर ऐसे प्लांट्स, ऐसे वहां पर ट्रीज उगाते हो जो कि आपको कमर्शियली वायबल हो, मतलब आप उसे बाद में बेच सको, ठीक है। मतलब आपने जो ट्रीज उगाए हैं नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पर आपने हेल्प करने के लिए नहीं उगाए हैं, यहाँ पर आपने बेसिकली अपने फायदे के लिए उगाए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैम्बू का ट्री, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है शीशम का ट्री, शीशो का ट्री, ये सब जितने भी ट्रीज होती है ना, उसको अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होता है, ऑब्वियस लगाएंगे तो आपको बाद में आप उसको बेच के फायदा कर सकते हैं। बट अब देखिए ये भी फॉरेस्ट लैंड था, ये भी फॉरेस्ट लैंड था, यहां पर भी अपने ट्रीज लगा के कहीं ना कहीं आपको इसको फॉरेस्टेड एरिया बना दिया, यहां भी आपने ट्री लगा के इसको अपने फॉरेस्टेड एरिया बना लिया। बट द पॉइंट बीइंग, जब एलिफेंट मान लीजिए इस फॉरेस्ट के रीजन में था और उसने घूमते फिरते अगर वो यहाँ के फॉरेस्ट लैंड में आ गया, तो जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। बिकॉज एलिफेंट्स मूव करेंगे तो यहाँ के जितने भी ट्रीज जो कमर्शियली वायबल ट्रीज थे उसको नुकसान पहुंचेगा, जिसके कारण फार्मर्स को नुकसान होगा। तो फार्मर यहाँ पर एलिफेंट पे अटैक करेगा, फार्मर एलिफेंट पे अटैक करेगा तो एलिफेंट वापस फार्मर पे अटैक करेगा, इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आपको आई होप आपको दोनों रीजन प्रॉपर्ली समझ आ गए। फर्स्ट चीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण क्यों यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और सेकंड चीज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के कारण क्यों यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों मेन प्रॉब्लम थी। नाउ एम हमारा ये है कि अगर हम किसी तरीके से उस पर्टिकुलर एलिफेंट कॉरिडोर को रिस्टोर कर दे तो हम इकोसिस्टम को फिर से बैलेंस आउट कर सकते हैं, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों साथ में रह सके, को एग्जिस्ट कर सके। आपको याद होगा जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक गोल ये भी है कि हमें ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि वाइल्ड लाइफ के बीच में पीस को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल का जो साउथ वाला पार्ट है वहां पे देखेंगे तो अराउंड 180 से लेकर 200 एलिफेंट्स इस रीजन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट फॉरेस्ट के फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या होता है, वो सबके सब एक साथ में मिलकर साथ में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक फॉरेस्ट से सेकंड फॉरेस्ट में जा नहीं पाते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था अभी, वो एक एरिया से सेकंड एरिया में जा नहीं पाते हैं, बिकॉज बीच में कहीं ना कहीं प्राइवेट लैंड आता है, उसके कारण एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इंक्रीज होते हैं। इसलिए एलिफेंट्स यहाँ पर खुद ही एक एरिया से सेकंड एरिया ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि 3 जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज बुर्दवान, सेकंड इज कॉल्ड एज बांकुरा एंड थर्ड इज कॉल्ड एज मेदिनीपुर। इन तीनों ही एरियाज के अंदर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो देखिए ये वेस्ट बंगाल का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज बैंकुरा, ठीक है, दिस कॉल्ड एज बर्धमान एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज मदीनापुर। इस तीनों ही एरिया के अंदर यहाँ पर जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा, ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है सॉरी, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट था इसके ऊपर। हमने यहाँ पर एक चीज जो समझा वो है कि एलिफेंट कॉरिडोर्स और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है उसको यहाँ पर बनाना बहुत जरूरी है, और स्पेशली बनने के बाद उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है अगर आप उसको फॉरेस्ट के आसपास करते हैं और वहां से अगर कोई वाइल्ड लाइफ वहां पर आपको ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली वहां पर ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस चीज को संभाल के करना होगा, इस चीज के ऊपर आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई फार्मलैंड है तो उसके आसपास आपको कुछ ऐसे ट्रीज वगैरह या फिर ऐसे कुछ टाइप के बैरियर्स लगाने होंगे ताकि एनिमल्स आपके फार्मलैंड के अंदर एंटर ना करे और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री 2022 के अंदर इसके क्वेश्चन, मतलब आप लेके चलिए कि इसका क्वेश्चन 90% 100% है कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, टॉपिक ये है कि गुजरात की मतलब गुजरात ने जो अपना टेबलू बनाया है 2022 के आरडी परेड के लिए, उसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश मैसेकर को यहाँ पर शो किया है, जो कि ट्राइबल्स का यहाँ पर मैसेकर हुआ था, ठीक है। समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल एंड डिफरेंट स्टेट्स, केरला, उनका जो टेबलू है उसको फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके कारण सेंटर और कुछ स्टेट्स के बीच में काफी ज्यादा एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। इसी बीच गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना अनाउंस किया कि उनका थीम क्या होने वाला है उसके स्टेट के टेबलू के लिए, ठीक है ना। उन्होंने अनाउंस किया कि इट विल बी बेस्ड ऑन एक वहां पे प्लेस है दैट इज कॉल्ड सबरकंथा। सबरकंथा जो है गुजरात के अंदर प्लेस है, इसी पर्टिकुलर मतलब थीम के ऊपर ये आज का मतलब इस बार का टेबलू होने वाला है, सबरकंथा मैसेकर, ठीक है। आप इससे सिंपल कह सकते हो ट्राइबल मैसेकर एक टाइप का, जो कि माना जाता है कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट से भी ज्यादा इसने खूनी मैसेकर है, मतलब उससे भी ज्यादा इसने प्रॉब्लम कॉज की थी। एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले ये हुआ था। इसका मतलब क्या है, 2022 अभी है, इसका मतलब है 1922 के अंदर ये चीज हुआ था। अब देखिए हुआ क्या था। सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर 2 विलेजेस हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज पल विलेज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज दादव विलेज, ठीक है। दोनों ही गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसी एरिया में ब्रिटिश ने अराउंड 1200 ट्राइबल्स को मार डाला था, ठीक है, मैसेकर कर दिया था उनका।
इसको समझते हैं उससे पहले हम मैप देखिए गुजरात का एक्जैक्टली। अगर आप गुजरात देखेंगे, गुजरात का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट देखिए जो कि राजस्थान के साथ बॉर्डर करता है, दैट पर्टिकुलर दिस एरिया इज कॉल्ड एज सबरकंथा। और सबरकंथा के जस्ट पास में देखेंगे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज गांधीनगर। इसका मतलब क्या है, सबरकंथा जो एरिया है वो गांधीनगर के बहुत पास है। गांधीनगर इज द प्लेस जहां पर गांधी जी का आश्रम हुआ करता था उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, आपको याद होगा 1915 के टाइम में गांधी जी यहां पर आ चुके थे ऑलरेडी, और 1922 का ये पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 7th of March 1922 दिस वाज द डेट जिस दिन क्या हुआ था कि भील वहां के मतलब भील वहां पे रहते हैं। ठीक है, जो भील ट्राइब्स है वहां के जो विलेजेस थे जो कि साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो लोग एक हर रिवर के मतलब ऊपर मिलते हैं। तो जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक रिवर ग्रो करता है लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस यहाँ पे एक रिवर ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड एज हर रिवर। ठीक है, HER। अब इस हर रिवर के आसपास में, इस पर्टिकुलर रिवर के बैंक्स पे 1200 के आसपास लोग मिलते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। ही इज द पर्सन, ही इज द मोतीलाल तेजावत पर्सन। ये लोग आपस में वहां पर आए थे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नाउ व्हाई डू आई से पीसफुल? देखिए, ये 1922 का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। 1922 का ये वो वाला पार्ट है जहां पर गांधी जी का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी इंडिया के अंदर और स्पेशली गुजरात के अंदर काफी ज्यादा फैल गया था। तो वायलेंस को तो आप पूरी तरीके से साइड कर दीजिए। अगर गुजरात वाला पार्ट आता है तो गुजरात के स्पेशली गांधीनगर के आसपास के एरिया में वायलेंस का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, नामो निशान भी नहीं था। इसलिए मोतीलाल तेजावत के लीडरशिप के अंदर जो डिफरेंट लोग थे, पर अराउंड 1200 के आसपास लोग आए थे, इन सब ने बहुत ही पीसफुली यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट में प्रपोज करने आए थे, जो कि उस टाइम के ब्रिटिशर्स और फ्यूडल लॉर्ड साथ में मिलकर चला रहे थे। अब वहीं पे पास में मेवाड़ भिल कॉर्प्स नाम की, जो कि इसके अंदर देखिए इंडियन सोल्जर्स ही प्रेजेंट थे, वही सोल्जर्स यहां पर पहुंच जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर HG सैटर्न। आपको इनका नाम ध्यान रखना है, HG सैटर्न। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ध्यान होगा जो हमारा जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर जो लीडर थे उनका नाम क्या था? जनरल ओ डायर। ठीक है, जनरल डायर थे, सॉरी नॉट ओ डायर, एक्चुअली इट वाज जनरल डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर वो थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिए थे, बट जनरल डायर ने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया था। तो यहां पर जो पर्सन थे उनका नाम था मेजर HG सैटर्न। इन्होंने क्या किया था, वहां पर फायरिंग करा दी थी, ओपन फायरिंग करा दी थी। जो जितने भी ट्राइबल्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके लोग मतलब इन लोगों के ऊपर यहाँ पर फायरिंग करा दी थी। और जहां पे अराउंड 1200 लोग यहाँ पे जो बहुत ही इनोसेंट ट्राइबल्स थे, जो कि भील ट्राइबल्स मतलब ट्राइब्स के लोग थे, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। एक बैटलफील्ड की तरह माने जाते हैं। देखिए वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हिस्टोरियंस, वो कहते हैं कि एक बैटलफील्ड की तरह हर तरफ जो कोर्प्सेस थे, जो कि इनकी लाशें थी, वो हर तरफ फैली हुई थी। वहां पर 2 कुएं हैं, वेल्स जो होते हैं ना, कुआं, और वहां पर 2 कुआं है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज देखा दिया कुआं, सेकंड इज कॉल्ड एज दूधिया कुआं। इन दोनों के अंदर जो बॉडीज थी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गई होगी। आपको ध्यान होगा जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था उसके अंदर भी एक कुआं था, जहां पर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर्टिकुलर कुएं के अंदर कूद गए थे। और वहां पर भी आपको ध्यान है जालियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर कितने लोगों की वहां पर मौत हुई थी? इट वाज अराउंड 379। दिस इज द ऑफिशियल फिगर। 379 यहाँ पर ऑफिशियल फिगर माना जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप भगत सिंह के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो भगत सिंह ने भी इसके ऊपर एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था दैट दिस पर्टिकुलर नंबर वाज मच 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 मोर देन 379। ठीक है, माना जाता है कि अराउंड 1000 से ज्यादा लोग वहां पर उस दिन मारे गए थे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है ऑफिशियल फिगर वहां का 379 है, बट यहां पर जो साबरकंथी जो मैसेकर हुआ था, इसका ऑफिशियल फिगर इट इज अराउंड 1200। मतलब 1200 लोग, 1200 जो भील ट्राइब्स के लोग थे, वो इस दिन यहां पर मारे गए थे। ठीक है, अब यहां पर जो मोतीलाल तेजावत जो कि मतलब इस टाइम के लीडर थे, उनको 2 बार गोली मारी गई थी। और किसी तरीके से उनके कंपेनियंस जो थे, उनको एक कैमल के ऊपर यानी कि ऊंट के ऊपर बैठा के उन्होंने उस रिवर को पार करा के, उस हिल को पार करा के दूसरी तरफ ले गए थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई थी। आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत वॉज नॉट किल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। ठीक है, आपको प्लीज ध्यान रखना है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज, यहां पर बोला जाता है कि जालियांवाला बाग से ज्यादा ये हॉरिफिक इंसिडेंट था, बिकॉज अगर आप डेथ टोल देखेंगे, ऑफिशियल डेथ टोल 379 वाज ऑफ जालियांवाला बाग, बट यहां पर जो डेथ टोल था दैट वाज मोर देन 1200। ठीक है, अब जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1919 के अंदर। दिस वाज द डेट 1919 एंड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922। तो अगेन 3 साल का डिफरेंस था यहां पर, बट यहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। माना जाता है कि जो हमारी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली इस साबरकंठा मैसेकर के बारे में पता भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हमारी जो हिस्ट्री राइटिंग है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज हमारा उस टाइम का हिस्ट्री कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने लिखा है। हमारी जो ब्रिटिश जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने लिखा है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसको उन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया है। दबाने के कारण क्या हुआ है, बहुत चीजें तो हमें एक्चुअली पता भी नहीं है। धीरे धीरे जब न्यूज में आती है, धीरे धीरे जब बाहर निकलती है चीजें, तब जाके पता चलती है। दिस साबरकंठा मैसेकर इज एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ये कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरियंस के पॉलिटिक्स और जो ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस, उन सब के बीच में दबके रह गया, और ये चीज के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। जब नरेंद्र मोदी यहाँ के जब मतलब चीफ मिनिस्टर बनते हैं गुजरात के, तब एक्चुअली वो इस चीज को धीरे धीरे हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं, और वो ही एक्चुअली ब्रॉट दिस पर्टिकुलर क्रूशियल चैप्टर ऑफ हिस्ट्री बिफोर द वर्ल्ड।
ठीक है। सो हाँ, इस चीज के लिए आप इनको इस चीज का श्रेय दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर साबरकांठा मैसेकर और जो बाकी जितने भी टॉपिक्स थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। द लास्ट टॉपिक जो साबरकांठा मैसेकर मतलब जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इसके बारे में अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसको डेफिनेटली शेयर करूंगा थ्रू अ वीडियो और एनीथिंग, ठीक है, बट मैं उसको शेयर कर दूंगा। बट फिर भी आपको अपनी तरफ से भी कोई भी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप उसको हमेशा चेक करते रहिएगा, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। देखिए, प्री या तो 2022 के अंदर या फिर 2023 के अंदर डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है। और ये काफी अच्छे चांसेस है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि क्यों ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ऑब्वियसली एक नई चीज है जो कि बाहर आ रही है, और सेकंड चीज 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और थर्ड चीज गुजरात ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि इसको अपने टेबल के अंदर फॉर्म किया है। तो इसी तीनों चीजों के लिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज का जो रिवीजन क्वेश्चन है उसे आप ट्राई कर सकते हैं। आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसके आंसर्स देने हैं। The first question is BA.2 is a sub-variant of Omicron variant already found in India. Second question is कि जो RD parade है, Republic Day parade, it will begin from Resina Hills and end at Red Fort in 2022, जो अभी जो रिसेंटली होने वाला है। Third question is Republic Day parade is organized by Ministry of Defense. Fourth question, West Bengal has the second highest population of elephants after Kerala. Fifth question, Motilal Tejawat was killed in Sabarkantha massacre. The last question, Jallianwala Bagh incident took place prior to Sabarkantha incident. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ट्राई करना है। तो जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इफ चकमा ट्राइब्स, आपको याद है ये कहां पे रहती हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चकमास और हेजोंग्स, ये दोनों कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहती है। सो इफ चकमास आर नॉट गिवन प्रॉपर कंपनसेशन अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन है इसके लिए? वो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस हैज बीन मेड रिस्पांसिबल। किसी भी पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को अगर कोई भी किसी भी टाइप का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, फिर उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो उसके बदले में एनएचआरसी उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। Second question, in India, refugees have not been given right to vote yet. This is a false statement because in 2004, through Supreme Court intervention, this particular right has already been given to the refugees. ठीक है? Third question, in Kerala, more birds were seen in dry season as compared to the wet season. Yes, this is very true statement. और dry season के अंदर जो ज़्यादा birds यहाँ पे देखे जाते हैं as compared to wet season. Fourth question, through Oslo talks, Western countries have decided to grant formal recognition to Taliban. No, this is not true. आपको याद होगा अभी recently Oslo जो कहाँ पर present है? Oslo is a city present in Norway, और नॉर्वे की जो अथॉरिटी है उन्होंने ये बोला है दैट दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज इन नो वे, मतलब ये इस चीज का इंडिकेशन नहीं है कि हम तालिबान को यहाँ पर फॉर्मल रिकॉग्निशन दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम तालिबान के अंदर जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है उस पर्टिकुलर क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओनली एम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एसिटिक एसिड टू चाइना। क्या हम एक्सपोर्टर है या फिर हम इंपोर्टर है? ठीक है, वी आर नॉट द एक्सपोर्टर्स, वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ एसिटिक एसिड, जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट राइजिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इन इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई सो? देखिए, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे? इस इंटरमीडिएट गुड्स का हम इसे यूज करेंगे एज रॉ मटेरियल्स, एज इंटरमीडिएट गुड्स, और हम इसका फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उस फाइनल प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्टली, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।